यहां पर जो बात की जा रही है इंडिया के बारे में बात की जा रही है कि इंडिया जो है वो अबोव नॉर्मल मॉनसून जो है वो रिसीव कर रही है। फोर्थ मंथ जब यहां पर बात की गई, यहां पर वेस्ट जो हमारी कंट्री में साउथ वेस्ट जो मॉनसून आता है उसका, तो जून से लेकर सितंबर तक का टाइम ड्यूरेशन यहां पर काउंट किया जा रहा है। अगर मैं अपनी कंट्री के बारे में आप लोगों से बातें करूं तो ये है अपनी प्यारी कंट्री। अगर यहां पर आप लोग मॉनसून का ड्यूरेशन एक तरीके से देखेंगे और डायरेक्शन देखेंगे तो ये आप लोग देखिए यहां पर ये हो गया नॉर्थ, ठीक है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ। हमारी कंट्री में जो नॉर्मली मानसून आप लोगों को देखने को मिलता है वो साउथ वेस्ट मानसून होता है। तो ये वाला मानसून जो हमारी कंट्री में एंट्री करता है तो जून से लेके जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो ये टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है काफी इंपॉर्टेंट टाइम ड्यूरेशन आप लोग बोल सकते हैं जो हमारी कंट्री में मॉनसून का टाइम ड्यूरेशन माना जाता है। तो इसी के बेस पर हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर है वो काफी फलती फूलती है। कई सारी जो रिवर है साउथ इंडिया की, ठीक है, जो इसी के बेस पर चलती है। तो इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट सीजन आप लोगों को देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको आप लोग आईएमडी बोलते हैं, उसके द्वारा सेकंड जो कॉन्जिक्यूटिव ईयर बोला गया कंट्री में जो कि मॉनसून यानी कि एक तरीके से बारिश जो है वो अबव नॉर्मल देखने को मिल रही है, यानी कि जितनी एक्सपेक्ट इनके द्वारा की गई थी उससे ऊपर आप लोगों को देखने को मिल रही है। और यहां पर कुछ अंदर की ये बातें हैं जो आप लोग याद रखिए, क्योंकि अब की बार कई सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डाल दी गई है, बच्चों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हाँ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ही पता होनी चाहिए। पर लेकिन मैं ये बोलूंगा, देखिए ये किसी काम की नहीं होती है, क्योंकि आप लोग का जो सिलेक्शन होता है वो लगभग अगर 50 क्वेश्चन आप लोग प्रॉपर वे में बिल्कुल सही कर आ रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोगों का टारगेट जो रहना चाहिए वो लगभग 60 से 70 क्वेश्चन के बीच, अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो आप लोगों का टारगेट रहना चाहिए, उसमें क्लियर हो जाता है कट ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कई सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं लगभग 8 से 10 या फिर 15 क्वेश्चन के करीब जो कि सर से जाते हैं सबके, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कितना ही रिसर्च कर लो, स्टडी कर लो, उनके आंसर आप लोगों को ना कहीं ढंग से मिलेंगे और एक तरीके से अनप्रेडिक्टेबल वो चीजें रहती हैं। वो क्वेश्चन इसलिए होते हैं ताकि बच्चे को उसमें घुमा दिया जाए और उसका टाइम वेस्ट हो जाए। तो टाइम वेस्ट करने के क्वेश्चन होते हैं। तो यूपीएससी आप लोगों के माइंड के साथ में खेलती है बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए याद रखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जहां तक आप लोग कर सकते हैं वहां तक जरूर चीजों को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो बात की जा रही है वीक मानसून। वीक मानसून के बारे में बोला जाए कि रेनफॉल जो है वो लेस देन हाफ द नॉर्मल, यानी कि जो नॉर्मल होता है अगर उसके आधे में जाती है रेनफॉल तो इसका मतलब वीक मानसून आप लोगों को देखने को मिल रही है। दूसरा बोला जाता है नॉर्मल मानसून, रेनफॉल जो है हाफ, रेनफॉल हाफ जो है टू लेस देन द, ये है 1:1/2 टाइम्स द नॉर्मल मानसून, ठीक है। तो अगर ये वाला रेशियो आप लोगों को देखने को मिलेगा तो इसका मतलब नॉर्मल मानसून है। एक्टिव मानसून कहां से होता है, जब यहां पर रेनफॉल रहता है ये 1:1/2 टू 4 टाइम नॉर्मल के जब रहता है तब यहां पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। इसी के साथ में अगर काफी अच्छी है यहां पर ये मोर देन 4 टाइम जो नॉर्मल मानसून रहता है। तो ये एक तरीके से कुछ ऐसे आप लोगों से ये स्टेटमेंट देकर पूछ रहे हैं कहां पर वीक होती है कहां पर नॉर्मल होती है, ये भी पूछ रहे हैं कौन कौन सी कैटेगरी में नॉर्मली डिवाइड किया जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखिएगा, कंफ्यूजन ना हो। एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट कर देता हूं। पहले में बोला गया कि रेनफॉल जो है वो लेस देन हाफ द नॉर्मल मानसून, जो नॉर्मल मानसून रहता है उसकी अगर आधी बारिश होती है तो उसमें इसको वीक मानसून बोलते हैं। अगर आप लोग बोले यहां पर जो नॉर्मल मानसून के रहते हैं कि यहां पर बात की जाए जो रेनफॉल हो रहा है तो रेनफॉल हाफ से लेके लेस देन 1.5 गुना, यानी कि 1.5 टाइम, ये बात की जा रही है जो नॉर्मल मानसून का होता है। तो उसका 1.5 गुना यानी कि नॉर्मल मानसून तब रहेगी जो रेनफॉल हाफ टू यानी कि 1.5 गुना तक रहे। जब बात की जा रही है एक्टिव तो यहां पर 1.5 से लेके 4 गुना तक की बात की जा रही है। और जब रह रही है जो एक तरीके से काफी अच्छी वाली बारिश बोली जा रही है जिसको विग्रेस बोला गया है, ये 4 गुना तक आप लोगों को देखने को मिलेगी जो नॉर्मल मानसून होता है एक तरीके से उसका, ठीक है, रेनफॉल, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग देखते हैं। बाकी अगर बात करूं यहां पर ये है आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको आप लोग आईएमडी बोलते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है जो हमारी कंट्री में काम करती है फोरकास्ट करने का। और इसी के साथ में यहाँ पर वेदर फोरकास्टिंग, यहाँ पर आप लोगों को सिस्मोलॉजी से रिलेटेड यानी कि अर्थक्वेक के बारे में भी कुछ बातें आप लोगों को बताती है। मेन हेडक्वार्टर तो आप लोगों को दिल्ली में देखने को मिलेगा, पर लेकिन एक तरीके से कई सारे लोकल एरिया में भी आप लोगों को रीजनल ऑफिस देखने को मिल जाएंगे, मुंबई, कोलकाता, नागपुर और पुणे। इसी के साथ में ये इंडिया और अंटार्कटिका वाले रीजन तक यहाँ पर ये एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ऑब्जर्वेशन देती है। अगर कोई बोले कि ओनली इंडिया के लिए काम करती है तो ऐसा कंफ्यूजन में नहीं आना है, इंडिया के लिए अकेले काम नहीं करती है। 6 जो रीजनल स्पेशलाइज एजेंसी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, यानी कि जब आप लोग WMO के बारे में बात करते हैं तो उसकी 6 स्पेशलाइज एजेंसी है, उसमें से एक आप लोगों को देखने को मिलेगा आईएमडी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे तो आप लोगों को नजर आएगा यहां पर फोरकास्ट नेमिंग और जो डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जाता है यहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए, तो ये काफी बड़ा रोल प्ले करती है। खासकर मलक्का स्टेट जो बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी हो गया और पर्शियन गल्फ हो गया, यानी कि इंडियन ओशन के जो आसपास वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा उसके सारे रीजन के लिए नॉर्मली यहां पर ये अपना रोल प्ले करती है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं।
एक अलग से कैटेगरी अब की बार यूपीएससी ने कहीं ना कहीं बना दी, कहीं ना कहीं ये सारे जो क्वेश्चन आप लोग के एग्रीकल्चर से रिलेटेड आए हैं, तो नॉर्मली एग्रीकल्चर आप लोग उसको बोल सकते हैं, या फिर अलग अलग सेक्शन में भी आप लोग उनको डालकर बोल सकते हैं कि हाँ ये सेक्शन है। तो ये भी एक हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा। अगर बात करें यहाँ पर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में बात की जा रही है, जिसको एनसीडीसी बोलते हैं, उसके द्वारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अभी यहाँ पर फंड की लगभग 19,444 करोड़ रुपए जो है वो छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना की खरीफ जो बेसिकली पेडी होता है, खरीफ पेडी जो होता है उसके प्रोक्योरमेंट के लिए दिए गए हैं। किसके रिलेटेड? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा यूज किया गया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एक तरीके से मार्केट का ऐसा प्राइस दे देना कि हाँ इससे नीचे मार्केट में आप लोग अपना प्रोडक्ट जो है यानी कि इससे नीचे न बेचे, इतने पर तो आप लोगों से गवर्नमेंट खरीदी लेगी। अगर कहीं और इससे ज्यादा आप लोगों का सामान खरीदने वाला मिल जाता है तो वहां पर जाकर आप लोग बेच लीजिए। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है कि इतना तो मिनिमम गवर्नमेंट यहां पर देगी ही देगी। तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट जो कॉर्पोरेशन है, जिसको एनसीडीसी आप लोग बोलते हैं, ये अपेक्स फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आती है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आती है, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1963 का जो एक्ट था उसके थ्रू। तो ये स्टैट्यूटरी जो कॉर्पोरेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड जो फार्मर वेलफेयर है, तो इससे रिलेटेड यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि प्लानिंग करना, प्रमोशन करना, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लाइव स्टॉक, इससे रिलेटेड कोऑपरेटिव प्रिंसिपल को तय करना। ठीक है, तो नाम भी आप लोग यहां पर देखते हैं, बेसिकली नाम में भी सहयोग लगा हुआ है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली नाम देखेंगे तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली। ठीक है, तो ये बेसिकली आप लोग यहां पर देखते हैं, इसका जो नाम है वो बोला गया राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। ठीक है, तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो हिंदी में भी आप लोगों को कई बार थोड़ा सा डाउट हो जाता है, तो हिंदी में भी आप लोग थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया रखिए ताकि कोई कंफ्यूजन देखने को न मिले। नेक्स्ट जो न्यूज है काफी इंपोर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट के बारे में यहां पर बात कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट जो हमारी कंट्री का राज्य का जो एरिया है, बेसिकली अगर आप लोग मैप में देखिए तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। तो ये 7 राज्य आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग 8वां यहां पर सिक्किम आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो टोटल मिलाकर ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य आप लोग इनको बोल देते हैं। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं इसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, जैसे पूछ लेंगे डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 क्या है, किससे रिलेटेड है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली यूपीएससी पूछता है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट यहां पर जो बात की जा रही है, तो उसके बारे में अगर बात करें तो यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर, जो कि आल्सो चेयरमैन है यहां पर नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल है उसकी, तो उसके द्वारा यहां पर इसको इनोग्रेट किया गया है। जो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट है यहां पर एक तरीके से कैलेंडर इवेंट है यहां पर, जो मिनिस्ट्री ऑफ जो डेवलपमेंट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, तो उसके द्वारा यहां पर ये प्रोग्राम है, जो कि ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन को अदर पार्ट जो कंट्री का है उसके साथ में कैसे इसको आगे लेकर चलना है, उसके साथ में कैसे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करना है। तो ये भी एक रीजन रहता है। इसीलिए मैं भी आप लोग कई बार बोलता हूं अगर टाइम मिले घूमने का कभी, तो नॉर्थ ईस्ट जरूर घूम कर आइएगा आप लोग। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का एम ये है कि इंट्रोड्यूस करना है जो कल्चर है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की कंट्री के अलग अलग एरिया में, ताकि टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर हम लोग इसको आगे लेकर चल सके। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है। इसी के साथ में जो थीम है ये बात कर रहा है द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन। तो एक डिलाइटफुल डेस्टिनेशन इसको बताया गया यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग वे में, एक तरीके से यानी कि लोगों के अंदर कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर एक तरीके से लेकर आना ताकि वो यहाँ पर आना पसंद करें। तो इसलिए डिलाइटफुल वर्ड यूज किया गया यहाँ पर, इसकी जो थीम है उसके अंदर भी। तो इस तरीके से यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात की जा रही है। और नॉर्थ ईस्ट जो यहाँ पर बेसिकली रीजन है हमारी कंट्री का, उसको हमेशा से कई बार न्यूज में आप लोग देखते हैं, तो यूपीएससी का भी फेवरेट रहता है। नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है, वुमेन हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है, ह्यूमन राइट के बारे में बात की जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली यूपीएससी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। यहां पर जो बात चल रही है आप लोगों को पता है, अभी रिसेंटली जो पेटीएम है वो गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया था। तो अभी जो पेटीएम और गूगल की जो फाइट है उसको लेकर बात की जा रही है। तो फाइट अगेंस्ट गूगल, पेटीएम के द्वारा लॉन्च कर दिया गया अपना मिनी ऐप। मिनी ऐप स्टोर जो है यहाँ पर ये सपोर्ट करेगा इंडियन डेवलपर को, यानी कि जिस तरीके से आप लोग जाकर यहाँ पर जो एक तरीके से जो डाउनलोड करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है। आगे से जो ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखिए आज की डेट में जितनी लार्ज पॉपुलेशन हमारी है ना, आज की डेट में हमारी कंट्री एक यंग जनरेशन है और वो काफी लार्ज स्केल पर दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। तो हम लोग क्यों ना अपनी ही खुद के यूट्यूब जैसी अपनी ही एक प्रॉपर एक पूरा एक ऐसा सिस्टम बनाकर चलें। इसी के साथ में खुद के जैसे हम लोग कुछ ऐसे ऐप प्ले स्टोर यहाँ पर होने चाहिए। अपनी ही कंट्री के लिए हम लोग क्यों नहीं काम करते हैं, जब हमारी कंट्री की जनरेशन एक तरीके से यंग जनरेशन है और इतना मास सेक्शन हमारी कंट्री का डिजिटल चीजें यूज कर रहे हैं। तो मिनी ऐप जो है यहाँ पर ये कस्टम बिल्ट मोबाइल वेबसाइट होगी, जो कि ऐप जैसे कि एक्सपीरियंस आप लोग कर सकते हैं बिना डाउनलोड किए हुए उनको HTML और जावा स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू। यानी कि न्यू सेक्शन यहाँ पर आप लोगों को पेटीएम के अंदर ही अब देखने को मिलेगा, जिसमें मिनी ऐप के नाम से यहाँ पर लिस्टेड रहेंगे और एक्सेस किया जा सकता है उनको, खासकर पेटीएम के यूजर्स के द्वारा।
तो एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है पेटीएम के द्वारा, ऐसा आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ये कुछ बातें हैं जो आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। बात की जा रही है हमारी कंट्री में मछली पालन को लेकर। मछली पालन यानी कि मत्स्य संपदा, तो हमारी कंट्री में सेकंड एडिशन जो यहां पर ये पर्टिकुलर स्कीम है, इसका सेकंड एडिशन देखने को मिला मत्स्य संपदा से रिलेटेड। तो जो यहां पर बेसिकली इसके रिलेटेड जो बेनिफिशियरी बुकलेट है यहां पर, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसको PMMSY के नाम से आप लोग जानते हैं, ये कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन प्रोवाइड कराएगी, क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या एक्टिविटीज है यहां पर ये PMMSY स्कीम के अंदर। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा जो योजना है उसका एम है इनहेंस करने के लिए जो फिशरी प्रोडक्शन होता है उसको लगभग ये 220 लाख तक टन पर, ये 220 लाख टन हमारी कंट्री में 2024-25 तक का ये टारगेट यहां पर रखा गया है। तो ये बेसिकली आज की डेट में ये जनता तक चीजें इसलिए पहुंचाई जा रही है ताकि इसके बारे में समझा जा सके, और ये भी एक ऑल्टरनेटिव फील्ड यहां पर देखने को मिल सकता है। जो यहां पर बेसिकली डिपार्टमेंट है यहां पर जहां अगर बात करें डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी जो है वो फिशरमैन और जो फिशर फार्मर है उन तक पहुंच रहे हैं और सिचुएशन को और अच्छे लेवल पर टैकल करने की कोशिश की जा रही है ताकि एक ऑल्टरनेटिव एक जॉब और प्रोवाइड कराई जा सके। जो एमबीसीएस स्कीम है उसका रिजल्ट जो है वो डबल करने की बात की जा रही है। एक्सपोर्ट अर्निंग टू यहां पर लगभग ये 1 लाख करोड़ तक का, ठीक है, जनरेट करेगी यहां पर 55 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर में। तो ये बेसिकली आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसे जैसे मान लीजिए आप लोग कोई काम करना स्टार्ट करते हैं तो आप लोग को ये देखने को मिलता है कि उसके साथ में कई सारी चीजें अपने आप जुड़ने स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आप लोगों ने कोई भी ऐसा किया कि एक जीरोक्स कॉपी की दुकान आप लोगों ने लगाई, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उसके आसपास में अगर आप लोग कोई ऐसा जीरोक्स कॉपी की दुकान लगा रखी है तो कोई दुकान वाला यहां पर आप लोगों को A4 साइज की सीट वहां पर प्रोवाइड कराने लगेगा। उसके साथ में अगर आप लोगों ने पता चला यहां पर कॉपी किताब पेंसिल भी रखना स्टार्ट कर दिए तो इस तरीके की चीजें जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, एक इन्वायरमेंट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर अगर गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर दे तो फिर और अच्छा यहां पर देखने को आप लोगों को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक स्कीम है हमारी कंट्री में जो कि मछली पालन के बारे में बात करती है। इसी के साथ में जो खासकर जो कोस्टल एरिया के राज्य हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था हमारी कंट्री में जो हाथी हैं वो सबसे ज्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट थी यहां पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में। ठीक है, तो आप लोग बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा हाथी हमारी कंट्री में पाए जाते हैं। तो हाथी मेरे साथी वाली बात यहां पर हो रखी है, तो ये बेसिकली आप लोग इसके बारे में भी आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखिए, ये ऐसी चीजें जो है वो काफी ज्यादा इरिटेट करने वाली चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। तो यहां पर जो न्यूज है आप लोग के सामने, इस न्यूज में यहां पर बात की जा रही है ये नार्को या फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जब पर्टिकुलर पर्सन को एक तरीके से उसको आप लोगों ने सुना होगा इंजेक्शन लगाया जाता है, फिर कई सारी जो वायरिंग है उसकी बॉडी में की जाती है और उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन के आंसर सही दे रहा है या फिर गलत दे रहा है ये चेक करने की कोशिश की जाती है। तो अभी यहां पर आप लोगों को पता है यहां पर अभी रिसेंटली एक काफी बुरी कंडीशन कंट्री में देखने को मिली जो कि हाथरस के अंदर देखने को मिली। तो हाथरस जो रेप की विक्टिम और उसकी जो फैमिली है उनके ऊपर ये टेस्ट करने की बात की जा रही है कि हाँ क्या ये सही बोला जा रहा है या फिर सही नहीं बोला जा रहा है। तो इस तरीके से यहां पर एक तरीके से जो यहां पर गवर्नमेंट है यहां पर वो यहां पर ये टेस्ट यहां पर एक तरीके से उनके ऊपर कराना चाहती है। अगर बात करें यहां पर श्रीमती, ये है सिल्वी वर्सेस कर्नाटका का केस, ये एक तरीके से गलत माना जाता है पर्सनल जो लिबर्टी है पर्टिकुलर पर्सन की, तो उस पे यहां पर कहीं ना कहीं इंपैक्ट आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि एक तरीके से इस तरीके का टेस्ट करना, एक तो सबसे बड़ी बात यहां पर ये अगर आप लोग देखोगे जिस स्टार्टिंग से ही जैसे केस चल रहा है, यानी कि पर्टिकुलर पर्सन के साथ में जो हरकतें यहां पर की गई उस लड़की के साथ में, उसके बाद में उसकी बॉडी को जला दिया गया, उसके बाद में मीडिया हाउसेज को किसी को घुसने भी नहीं दिया गया उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, ना ही किसी अपोजिशन के लीडर को वहां पर जाने दिया। और ये सारी कंडीशन को देखने के बाद में जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें डीएम और परिवार वालों को धमका रहे हैं कि बयान बदलने के बारे में बातें की जा रही है वहां पर, तो वो सारी चीजें जो सामने निकल कर आई और ऊपर से टेस्ट भी उन्हीं के ऊपर किया जा रहा है, तो यहां से समझ में आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो किस तरीके से काम कर रहा है यहां पर। ठीक है, तो ये एक तरीका गलत तरीका आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर देखा जाए इस तरीके इंडिविजुअल के बारे में अगर बात करें तो ये प्राइवेट चॉइस होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअल की जो लाइफ है उसमें इंटरफेयर करती है, उसके बॉडी में क्या चल रहा है, एक तरीके से उसके अंदर जहन में क्या चल रहा है उसको चेक करने की कोशिश की जाती है। कहीं ना कहीं आप लोग ये बोलते हैं पर्सनल जो लिबर्टी है उसको ये हर्ट करती है, तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये जो टेस्ट है ये रिसेंटली अभी न्यूज में, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊं, इसको एक और नाम से बोला जाता है, इसको बोला जाता है पॉलीग्राफ। ठीक है, तो पॉलीग्राफ के नाम से भी आप लोग इसको बोलते हैं, POLYGRAPH।
पॉलीग्राफ या फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट के नाम से बोले तो ये इसी टेस्ट का नाम है। ये हमारी बॉडी में क्या क्या चेक करता है, ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जा सकते हैं। ब्लड प्रेशर चेक करता है, आप लोगों की जो बॉडी में पल्स होती है उसको चेक करता है, ठीक है। रेस्पिरेशन आप लोगों की बॉडी में कैसा चल रहा है, स्किन की जो कंडक्टिविटी है उसको चेक करता है। तो नॉर्मली ये ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों की बॉडी में अगर आप लोग कुछ झूठ बोलना चाहेंगे तो यहां पर कोई ना कोई रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो ये यहां पर इस तरीके से टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट जो था इसका जो इन्वेंट किया गया था, इनके जो इसके इन्वेंटर थे वो एक अमेरिकन पर्सनैलिटी थे जिनका नाम था यहां पर लियोनार्डो केलर, ठीक है। तो लियोनार्डो केलर के द्वारा यहां पर ये जो लाइट डिटेक्टर टेस्ट यहां पर तैयार किया गया था, जिसके चलते पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर अगर चेक किया जाएगा तो ये पता चलेगा वो झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये लाइट डिटेक्टर टेस्ट को यहां पर एक तरीके से ऐसा नहीं कि 100% ये सही होता है, ठीक है। तो कई बार ये बोला जाता है कि 90% केस तक आप लोग बोल सकते हैं सही होता है, 10% केस जो है उसमें कई सारी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल जाती है। अगर पर्सन वैसे ही डरा हुआ है, एंजाइटी है उसके अंदर, तो भी ये सारी सिचुएशन ऐसी देखने को मिल सकती है जैसी झूठ बोलने पर देखने को मिलती है। तो ये कंडीशन भी यहां पर कई बार जो है एक अलग माहौल क्रिएट करती है। तो ऐसा नहीं है कि 100% इसके ऊपर डिपेंडेंट रहकर आप लोग किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन सुना सकते हैं, तो ये गलत तरीका है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं बेसिक इसके बारे में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में और हिस्ट्री का बैकग्राउंड आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहां पर ये है यहां पर सामाजिक कृष्णा वर्मा, ठीक है। तो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी एक तरीके से उसको ट्रिब्यूट पे किया गया इनके द्वारा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट आप लोगों से क्या क्या बातें पूछी जा सकती हैं। सामाजिक कृष्णा जो वर्मा थे यहां पर ये इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, हमारी कंट्री के एक लॉयर थे और जर्नलिस्ट थे। पहली तो बात ये याद रखना कि ये एक फ्रीडम फाइटर थे। इंडियन होम रूल जो सोसाइटी है IHRS, ठीक है, जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की गई थी लंदन के अंदर में, ये याद रखिएगा। ये सोसाइटी हमारी जो फाउंड की गई थी ये लंदन के अंदर में फाउंड की गई थी प्रमोट करने के लिए सेल्फ रूल इन ब्रिटेन, यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया है हमारी कंट्री में, यानी कि एक तरीके से हमारी कंट्री को उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटेन के द्वारा रूल किया हुआ इंडिया, तो हमारी कंट्री में सेल्फ रूल यानी कि हमारी कंट्री का खुद का रूल रहे, तो उसको हटाने के लिए जो अंग्रेजों का जो रूल चल रहा था, तो एक तरीके से हमारी कंट्री के जो लोग थे वो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन बनाकर अपने इस कोच को सपोर्ट कर रहे थे। फाउंड किया गया था यहां पर जो सामाजिक कृष्णा वर्मा है इनके साथ में। यहां पर जो बेसिकली इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो आप लोगों से कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो भीकाजी कामा देव यहां पर, नेक्स्ट यहां पर दादा भाई नेहरूजी ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी इसको जानते हैं, और SR राणा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनके द्वारा यहां पर इसको बेसिकली बनाया गया था। 1905 में बनाया गया था, लंदन में बनाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। कई बार क्रोनोलॉजी लिखने के लिए भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हाँ कौन सी चीज पहले हुई और कौन सी बाद में हुई। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी है IHRS, ये लंदन में बनाई गई थी 1905 में। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखना इसके बारे में। जो फाउंडर थे तो एक तो ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी हो गए जो सामाजी कृष्णा वर्मा हो गए, नेक्स्ट यहां पर भीकाजी कामा, दादा भाई नेहरूजी और SR राणा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे चलता हूं। अच्छा हाँ, आगे क्या चलना है, अभी कुछ और पॉइंट बचे हुए हैं। इंडियन जो यहां पर इंडिया हाउस है उसका भी याद रखना, इनके द्वारा फाउंड किया गया था लंदन के अंदर में, इंडिया हाउस, ठीक है। ये स्टूडेंट थे यहां पर जो एक तरीके से 1905 तक यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं यहां पर 1905 से लेकर 1910 तक, और ओपन किया गया इनके द्वारा नेशनलिस्ट जो व्यू होता है बेसिकली इंडियन जो लोग थे उनका। इंडियन जो सोशलिस्ट है यहां पर एक तरीके से इनके द्वारा फाउंड किया गया इंडियन सोशलिस्ट इन लंदन। तो सारी चीजें लंदन में ही बनाई गई क्योंकि वहीं पर ये पढ़ रहे थे, वहीं पर ही थे, तो अपनी कंट्री के कोज को वहां पर रहकर ये सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो यहां पर ये मंथली इंडियन सोशलिस्ट जो आगे चलकर एक नेशनल आइडिया भी बना। तो ये कुछ चीजें हैं यहां पर जो इनके द्वारा सपोर्ट की गई थी जब हमारी कंट्री में फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहां पर, ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। हमारी कंट्री में जो बेसिकली प्रोसीजर है, खासकर पोस्टल बैलेट के बारे में बात की जा रही है। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी रीजन की वजह से यहां पर जिस तरीके से अपना वोट डालने नहीं जा पाता है, तो कुछ लोगों को यहां पर छूट दी गई है। जैसे कि जिसकी एज जो है वो 80 साल से ऊपर है और जो यहां पर डिसेबल पर्सन है, ठीक है। तो डिसेबल पर्सन अगर कोई है या फिर 80 साल से ऊपर एज है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन सेट की गई है। एक फॉर्म रहेगा, एक पोस्टल बैलेट फॉर्म जो आप लोगों को यहां पर डिलीवर किया जाएगा इस पर्टिकुलर पर्सन के घर पर, और यहां पर उसकी जो एज है वो 80 साल से ऊपर या फिर पर्सन विद डिसेबल होना चाहिए। तो दोनों के लिए यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो दो कैटेगरी में इसको इंप्लीमेंट यहां पर किया गया है। तो बूथ लेवल ऑफिसर जो रहेगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया के पोलिंग स्टेशन पे, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर रहेगी। तो बूथ लेवल ऑफिसर को फिर यहां पर ये
रिटर्न मिलेगा यहाँ पर जो कलेक्ट करेगा इसको, ये बेसिकली जो फिल किया जाएगा फॉर्म रहेगा 12D फॉर्म, जिसके तहत यहाँ पर वोट डाली जाएगी विद इन 5 डेज जब से नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन के बाद में 5 डेज तो इसको डिपॉजिट करना होगा रिटर्निंग ऑफिसर जो उस पर्टिकुलर एरिया में है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो हमारी कंट्री में जो वोटिंग पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने के लिए और वोटिंग राइट को सही डायरेक्शन में इंप्लीमेंट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्टेप उठाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में एक संवैधानिक बॉडी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारी कंट्री में एक, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जो ये सारे इलेक्शन जो इंडिया में कंडक्ट कराए जाते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे इन्हीं के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर बात करें कहां पर ये मेंशन है, तो पार्ट 15 में, यानी कि 15वें पार्ट में हमारे संविधान में इनके बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329, तो ये याद रखिएगा 324 से लेकर 329 तक जो आर्टिकल है वो यहां पर देखने को मिलते हैं। अगर बात करूं 324 के बारे में, तो यहां पर बात की जाती है कि सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल, इलेक्शन में जो भी चीजें की जाती हैं इनके द्वारा की जाती है, जो सबसे पावरफुल आर्टिकल यहां पर माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें इसके बारे में। बाकी अगर बात करें, ओरिजिनली ओनली सिंगल बॉडी थी हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया गया 1989 में, तो मल्टी मेंबर बॉडी इसको बनाया गया। ठीक है, तो मल्टी मेंबर बॉडी बनाने का बेसिक पर्पज ये था कि अच्छे से हमारी कंट्री में जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट कराया जा सके। ठीक है, जो रिमूवल का प्रोसीजर होता है अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हटाना है, तो यहां पर जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और जिस तरीके से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हटाया जाता है, उसी तरीके से यहां पर ये इनको यहां पर ऑफिस से हटाया जाता है अगर मिसबिहेव या फिर इनकैपेसिटी में यहां पर पाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग याद रखते हैं, एमआई अगर पाई जाती है, मिसबिहेव या फिर इनकैपेसिटी प्रूव होती है, तो फिर स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पार्लियामेंट में पास किया जाता है 2/3 मेजोरिटी के थ्रू, जो कि सपोर्ट किया जाता है 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ जो द हाउस है उनके द्वारा सपोर्ट किया जाता है। तो तब जाकर यहां पर इनका ये एक तरीके से जो वर्ड इंपीचमेंट यूज नहीं करते हैं, रिमूवल तो बोला जाता है नॉर्मली, रिमूवल ऑफ द जजेस किया गया फिर ईटीसी, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन ये एक तरीका इंपीचमेंट ही होता है। ठीक है, टर्म इंपीचमेंट है वो नॉर्मली हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में बने, तो माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है यहां पर ये निकल कर आ रही है, जो हमारी कंट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर जो स्पोर्ट है उसके द्वारा यहां पर जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसका न्यू लोगो दिल्ली मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में लॉन्च किया गया है। तो न्यू लोगो जो है यहां पर, ये न्यू लोगो जो है ये साई की एक तरीके से जर्नी दिखाने की कोशिश यहां पर कर रहा है। ठीक है, तो इसको बेसिकली आप लोग देखते हैं यहां पर, ये है बेसिकली जो न्यू लोगो है। तो यहां पर जो साई है यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये नेशनल लेवल की बॉडी है हमारी कंट्री में जो स्पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। स्टेब्लिश किया गया था इसको 1984 में, बेसिकली इसको स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर जो है ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में देखने को मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के अंडर में ये नॉर्मली बॉडी आती है। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोग याद रख सकते हैं। नॉर्मली फॉर्मेशन जो है वैसे तो आप लोग देखिएगा इसका वो था 1982। ठीक है, फिर आगे चलकर कई सारे चेंज किए जाते हैं, तो प्रॉपर वे में जो स्टेब्लिश की गई यहां पर वो 1984 आप लोग बोल सकते हैं। तो ये इसके बारे में। बाकी अगर आप लोग देखिए तो हमारी कंट्री में जैसे कि अगर बात करें साई स्पोर्ट जो एकेडमी है, इंस्टीट्यूट कहां पर है, ये है नेताजी सुभाष चंद्र जो नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट है यहां पर, ये है पटियाला पंजाब के अंदर में। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर जो है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज जो फिजिशियन एजुकेशन है यहां पर, ये तिरुवनंतपुरम केरला में देखने को मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट रहते हैं। तो अलग अलग तरीके से चीजें आप लोग यहां पर इससे रिलेटेड देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये भी बेसिक एक छोटी सी न्यूज है जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का सा आइडियाज के बारे में रख लीजिएगा। यहां पर हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा यहां पर इनॉग्रेट किया गया है, ये है फूल बगान मेट्रो स्टेशन। तो फूल बगान मेट्रो स्टेशन जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो, खासकर कहां पर, ये है वेस्ट बंगाल के अंदर में। ठीक है, तो यहां पर ये इनॉग्रेट किया गया है। तो यहां पर सोल्ट लेक जो स्टेडियम टू फूल बगान, यहां पर ये सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। फास्टेस्ट, क्लीनेस्ट और फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन कोलकाता में प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। लेंथ जो है 16.5 किलोमीटर के करीब आप लोगों को देखने को यहां पर मिलेगी। हावड़ा ऑन जो वेस्ट जो बैंक है यहां पर रिवर हुगली विद सोल्ट लेक जो सिटी है जो ईस्ट में, उसको यहां पर ये कनेक्ट करने वाला है। ठीक है, तो ये किसके ऊपर है यहां पर, ये है हुगली रिवर के ऊपर आप लोग बोल सकते हैं, जो बेसिकली हावड़ा। ठीक है, तो ये कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो यहां पर बेसिकली इसको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। फर्स्ट फेज जो है यहां पर ये साल्ट लेक स्टेडियम टू ये साल्ट लेक सेक्टर 5 तक इनॉग्रेट किया जा रहा है, फिर इसके बाद इनॉग्रेट किया जा चुका है, इसके बाद में चीजें और आगे बढ़ेंगी अब। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। हालांकि नॉर्मली इस तरीके के क्वेश्चन जो है ज्यादा बड़ी फ्रीक्वेंटली नहीं पूछाते, पर हुगली रिवर के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है।
नेक्स्ट जो न्यूज है आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है, हमारी कंट्री में जो बेसिकली सोलर जो जनरेशन है, सोलर पावर बेसिकली उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर हमारी कंट्री में बात की जा रही है यहां पर कैटलाइज करने की कटिंग एज पीवी जो फोटोवोल्टिक जो प्लेट्स होती है बेसिकली मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो नीति आयोग हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्ट इंडिया ये ऑर्गेनाइज करा रही है एक तरह ग्लोबल सिंपोजियम, ठीक है। तो इंडिया पीवीएस 2020 इसका नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये 6 अक्टूबर को यहां पर ये बेसिकली ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन गई है सोलर कैपेसिटी में हमारी कंट्री। तो यहां पर इनका जो टारगेट अभी इनके द्वारा सेट किया गया है, तो यहां पर 450 गीगावाट सेट किया गया है, कब तक, 2030 तक का, ठीक है। तो जिसके चलते काफी लार्ज स्केल पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 300 गीगावाट की कैपेसिटी के साथ में यहां पर नॉर्मली 450 का टारगेट रखा जा रहा है। तो मेजर फैक्टर क्या है यहां पर, एक तरह से काफी लार्ज स्केल पर सोलर जो मैन्युफैक्चरिंग है यहां पर एक तरह से कंटिन्यूअस एडेप्शन जो रिड्यूस प्राइस यहां पर होता जा रहा है। लोग जो है इस एनर्जी को फॉलो कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा आसपास में लोग भी कई सारे अपनी जो छतें होती हैं घर की उनके ऊपर भी इसको यूज किया जा रहा है। तो कटिंग एज बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके और गीगा स्केल पर जब चीजें मैन्युफैक्चर की जाती है काफी बड़े स्केल पर, तो उसको आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें इसके बारे में जो हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने तो। नेक्स्ट जो न्यूज है आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के बारे में। इसके जो मिनिस्टर हैं ये है अर्जुन मुंडा जी, ठीक है। तो इनके द्वारा वर्चुअली इनके एक तरीके से ऑनलाइन लॉन्च किया गया है इंडिया का लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो मार्केट प्लेस है। बेसिकली ट्राइबल जो भी कम्युनिटी होती है अगर उनके कोई प्रोडक्ट होते हैं ताकि उनको ऑनलाइन वगैरह बेचा जा सके और उनको जनता तक पहुंचाया जा सके, इसके चलते इनके द्वारा यहां पर ये इसको लॉन्च किया गया है। तो यहां पर ये ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट जो प्लेस है यहां पर ये एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है जिसके थ्रू TRIFED, ये काफी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसको बोलते हैं ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया TRIFED। ये एग्जिस्टेंस में जो आई थी 1987 में आई थी। नेशनल लेवल की बॉडी है, जो भी फंक्शन होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंडर में ये इसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इसके न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर के साथ साथ में 13 रीजनल ऑफिस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जो ट्राइबल कम्युनिटी से जो रिलेटेड चीजें हैं उनको कैसे सपोर्ट करना है इसके ऊपर ये काम करती है। एक और चीज आप लोग यहाँ पर याद रखिए, कई बार आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, APEDA, ठीक है। ये क्या होता है, इसको सॉरी इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी। यहाँ पर 19 बेसिकली यहाँ पर जो ये स्टैब्लिश की गई थी यहाँ पर ये एक्ट के थ्रू 1985 में आप लोगों को देखने को मिली, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है उनको कैसे मार्केट तक लेकर जाना है, तो ये दो जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी ट्राइबल जो कम्युनिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर जो बोला गया ट्राइबल जो इंडिया ई मार्केट प्लेस है वो एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है यहां पर, जिसका एम है 5 लाख से भी ज्यादा जो ट्राइबल प्रोडक्ट हैं जो इनके द्वारा जो ट्राइबल प्रोड्यूसर हैं जो एक तरीके से वेरियस हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम या फिर नेचुरल फूड या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो सोसाइटी को फायदा पहुंचा सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि हैंडमेड कई सारे प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। कई बार आप लोगों ने टोकरियां देखी होगी जो एक तरीके से लकड़ियों के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, वुड से बनाई जाती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो सामने निकल कर आती है तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो कैसे उनको एक एक्सपोजर मिले ताकि उनका प्रोडक्ट भी मार्केट में निकल कर आए। जो सप्लायर हो सकता है इंडिविजुअल जो ट्राइबल है वो हो सकता है यहाँ पर ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एजेंसी या फिर एनजीओ, ये मिलकर यहां पर इसके लिए काम कर सकते हैं। तो ये पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव है जो TRIFED मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर में। तो इसके चलते यहां पर जो कई सारे प्रोडक्ट है जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह है जो भी इनके द्वारा जो हथकरघा से भी जो चीजें बनाई जाती हैं ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, जो कि डायरेक्ट यहां पर मार्केट में प्रोडक्ट देखने को मिलेगा बिना किसी बिचौलिया के। तो इससे क्या होगा, इनको इनके प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डायरेक्टली यहां पर मिल पाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं इनके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट जो न्यूज है हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के बारे में बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री में जो इंडियन आर्मी है उसको एडवांस करने की कोशिश की जा रही है और अच्छे लेवल पर कम्युनिकेशन के फील्ड में। तो जो हिस्से रिलेटेड जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसके द्वारा यहां पर अप्रूवल किया गया है एक पर्टिकुलर सिस्टम जिसका नाम याद रखिएगा, इसको बोला जा रहा है आर्मी स्टैटिक स्विफ्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग यहां पर ASCON, इसका फेज 4 आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा नेटवर्क का।
तो ये जो बेसिकली यहां पर स्टेब्लिश किया जा रहा है, यानी कि इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो MSITI ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसके द्वारा यहां पर ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है। प्रोजेक्ट जो है यहां पर एक तरीके से स्ट्रेटेजिक जो थिएटर ऑफ कमांड कम्युनिकेशन नेटवर्क आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड टेक्नोलॉजी में काम करेगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल, मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, यानी कि एक तरीके से कम्युनिकेशन किया जाएगा और विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ताकि कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर वे में स्टैब्लिश किया जा सके। अपने जो आसपास वाले एरिया है उनको एक तरीके से, उन्हें कहते हैं कि उनको एक तरीके से देख रेख करना उनकी, ठीक है। तो उसके एक तरीके से जो यहां पर जो सर्वे होता है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहां पर, तो वो भी देखने को मिलेगा। तो किस तरीके से आप लोग चीजों को रेस्पॉन्स करते हैं, उसका रिप्लाई करते हैं, वो देखने को मिलेगा। हाई बैंडविड्थ इनहेंस किया जाएगा कम्युनिकेशन को, खासकर जो बॉर्डर वाले एरिया है, इंटरनेशनल बॉर्डर है जहां पर LOC के साथ में या फिर LAC के साथ में, तो जो चाइना की भी हरकतें चल रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, जो दिल्ली में बैठे रहते हैं हमारी कंट्री में सारे करता धरता, उनके साथ में जो बॉर्डर एरिया में हमारी कंट्री की फोर्सेज है उनका। अगर इमीडिएटली कोई ऐसा स्टेप उठाना है तो तुरंत वो स्टेप यहां पर उठा सके, तो फायदा ये रहेगा कि डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग यहां पर हो पाएगी। तो ये ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो है और माइक्रो, जो बेसिकली माइक्रो रेडियो एंड सैटेलाइट की हेल्प से यहां पर ये चीजों को स्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा कम्युनिकेशन के फील्ड में फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री ऑन द LOC और यहां पर जो LAC वाला एरिया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये न्यूज थी जो कि आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए, खासकर जब से इंडिया और चाइना में झड़प हो रही है, ये चीजें थोड़ी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। नेक्स्ट यहां पर जो न्यूज है बात की जा रही है रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एडिशन नेशनल स्टार्टअप अवार्ड। तो हमारी कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है, अभी नेशनल स्टार्टअप अवार्ड आप लोगों को देखने को मिल रहा है और ये इसका फर्स्ट एडिशन है 2020 में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर ये रिलीज किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है उसके अंडर में यहां पर ये अवार्ड आते हैं। जो भी स्टार्टअप क्या होते हैं, जो नए नए बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं उनको स्टार्टअप आप लोग बोलते हैं। तो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड यानी कि जो नए नए स्टार्टअप है अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके लिए अवार्ड है यहां पर जो हमारी कंट्री में देखने को मिलता है। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड जो इंटरनल ट्रेड है जिसको DPIIT आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा फर्स्ट एवर नेशनल स्टार्टअप जो अवार्ड है वो यहां पर अभी देखने को मिला। एम क्या है कि हमारी कंट्री में एक इकोसिस्टम तैयार करना, ताकि जो लोग हैं वो जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बने, यानी कि जॉब मांगने वाले नहीं जॉब देने वाले बने। तो इस तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि रिकॉग्नाइज करने के लिए आउटस्टैंडिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम इनेबल करने के लिए हमारी कंट्री में बेसिकली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते यहां पर जो एक तरीके से इनोवेशन आप लोगों के सामने निकल कर आएगा, नई नई टेक्नोलॉजी निकल कर आएगी, नए नए एंटरप्रेन्योर निकल कर आएंगे और जो हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा, वेल्थ क्रिएशन बढ़ेगा। तो इसके चलते कहीं ना कहीं सोसाइटी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। नॉर्मली आज के में भी हमारी कंट्री में जो लोग हैं गवर्नमेंट जॉब को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। रीजन क्या है, उनको ये लगता है कि जो स्टार्टअप वगैरह है ये स्टार्ट करने में पैसा काफी लगता है, या फिर बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो उसको जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। भले ही पर्सन जो है अपना खुद का काम करके 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए कमा ले, पर लेकिन जब तक उसके पास में कोई गवर्नमेंट जॉब ना हो 20 30 40 50 हजार रुपए की, तब तक उसको सोशल रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। तो ये ऐसा माहौल देखने को मिलेगा। पर लेकिन हमारी कंट्री में एक ऐसा राज्य है गुजरात, जहां पर इन सब चीजों को साइड में रखकर जो गवर्नमेंट जॉब है वो हमेशा अपने बिजनेस पर फोकस करते हैं। तो इस तरीके से और कंट्री में भी नए नए जो स्टार्टअप अभी निकल कर आ रहे हैं उसको सपोर्ट किया जाए, ताकि जॉब देने वाले बने ना कि जॉब लेने वाले। तो इसी के चलते यहां पर इनवाइट किया गया एप्लीकेशन अक्रॉस द 12 सेक्टर। 12 सेक्टर कौन कौन से हैं, कुछ सेक्टर आप लोगों के सामने, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इसी के साथ में एजुकेशन, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एंटरप्राइज, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, फाइनेंस, फूड, हेल्थ, इंडस्ट्री, ठीक है, स्पेस, सिक्योरिटी, टूरिज्म या फिर अर्बन सर्विस। तो यहां पर 5 लाख ईच यहां पर ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्टअप होंगे उनको यहां पर दिया जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है उसके द्वारा यहां पर इसको सपोर्ट किया गया। 12 सेक्टर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं इस तरीके से 12 सेक्टर के नाम से, जिस तरीके से यहां पर आप लोगों को बताया, तो ये कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। एक टर्म आप लोगों ने यहां पर देखा होगा जो थोड़ा सा अलग आप लोगों को देखने को मिला, यहां पर लिखा हुआ है इंडस्ट्री 4.0, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो 4th इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है आने वाले टाइम में, तो उसको भी यहां पर इंक्लूड किया गया है। तो ये जो 12 सेक्टर है यहां पर, ये आप लोगों से डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं इसके बारे में क्वेश्चन। तो 12 सेक्टर याद रखिएगा, जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में कुछ आइडिया। और हाँ, कहीं ना कहीं हमारी कंट्री को एक तरीके से सेल्फ रिलायंट इंडिया यानी कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में भी ये काफी बड़ी हेल्प करेगा यहां पर।
नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूज है ये इन्वायरमेंट के बारे में, आप लोग इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा अभी यहाँ पर जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है, सेंट्रल जू अथॉरिटी प्राणी मित्रा अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे यहाँ पर, ये है प्राणी PRANI, प्राणी मित्रा यानी कि दोस्त, ठीक है। तो प्राणियों का दोस्त यानी कि जीव जंतुओं का दोस्त, एक तरीके से जो भी जू के यानी कि जैसे आप लोगों ने सुना चिड़ियाघर, तो उसके जो ऑफिसर्स होते हैं, फिर उसके स्टाफ होते हैं जो वहां पर काम करते हैं एनिमल को मैनेज करने के लिए, वहां पर इसी के साथ में उनके वेलफेयर के बारे में बात करते हैं, एनिमल्स को एक तरीके की चीजें यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। तो उसके चलते यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग है कि कम से कम उन लोगों के अंदर भी एक मोटिवेशन होना चाहिए। अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो ये अवार्ड जो है ये 4 कैटेगरी में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर या फिर क्यूरेटर, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग जो वितरण होते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आउटस्टैंडिंग बायोलॉजिस्ट या फिर एजुकेशनिस्ट, आउटस्टैंडिंग जो यहाँ पर बायोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट, और इसी के साथ में आउटस्टैंडिंग एनिमल कीपर, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोगों को अवार्ड देखने को मिलेगा जो यहाँ पर दिया जाता है बेसिकली। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी जो मिनिस्ट्री जो आप लोगों को देखने को मिलेगा इन्वायरमेंट के द्वारा, ये यहाँ पर इसको सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये जो सेंट्रल जू अथॉरिटी एस्टेब्लिश की गई थी ताकि जो फंक्शन है हमारी कंट्री में जहां पर भी चिड़ियाघर यानी कि इंडियन जू हैं उनको देखा जा सके, और इसी के साथ में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन किया जा सके थ्रू XC2 मेजर। देखिए 2 टर्म आप लोगों को देखने को मिलती है, एक को बोलते हैं इन सीटू, ठीक है, इन SITU, एक आप लोगों ने यहां पर देखा इसको बोलते हैं XC2। इसका मतलब समझिए, मान लीजिए कोई एक फॉरेस्ट एरिया है ये, ठीक है। तो इस फॉरेस्ट एरिया में जो जीव जंतु जानवर हैं उनको उनके फॉरेस्ट एरिया में ही उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट करना, ये एक तरीके से जहां पर वो रहते हैं उसी इन्वायरमेंट में उनको वहां पर एक तरीके से उनको एक्सप्लॉइट करने से रोकना, उनको प्रोटेक्ट करना। तो ये कहता है इन सीटू यानी कि जहां पर वो रहते हैं। पर लेकिन अगर लगता है कि यहाँ पर पेड़ पौधे सब काट दिए गए, पीने के लिए पानी नहीं है, बंजर चीजें हो गई हैं सारी, यहाँ पर पशु पक्षी मर जाएंगे, तो वहां से निकाल कर उसको किसी ऐसे एरिया में रखा जाए जहां पर उसको प्रोटेक्ट किया जाए, तो उसको बोलते हैं XC2 यानी कि जहां पर वो रहते हैं वहां से निकालकर कहीं और लेकर जाना, उसको बोलते हैं XC2। तो इन C2 और XC2 के बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो अवार्ड है इसके चलते 160 जो जू हैं यहां पर खासकर जो रेस्क्यू सेंटर हैं उनको यहां पर इसमें काउंट किया जा रहा है ताकि एनिमल हाउसिंग और जो वेलफेयर जो है उसके स्टैंडर्ड को भी यहां पर सेट किया जा सके और उनको रिकॉग्नाइज किया जा सके। तो एक अच्छा पैटर्न आप लोग यहां पर बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया के लिए। तो काफी अच्छा है यहां पर, ये एक तरीके से सोसाइटी में भी कहीं ना कहीं जो एक इंसानियत है जानवरों को लेकर, तो उसके लिए एक तरीके से अंदर से एक एथिकल एटीट्यूड यहां पर नजर आएगा लोगों का, ताकि उनकी जो नैतिक शिक्षा नहीं बोलते थे आप लोग पहले, वो सामने निकल कर आएगी अगर इस तरह की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो हमारी कंट्री में जो आज के डेट में एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री रमेश पोखरियाल निशंक। तो अगर देखिए आप लोगों से एजुकेशन के बारे में कुछ बातें मैं फिर से यहां पर कर लेता हूं, रिवीजन भी आप लोगों को हो जाएगा। जो हमारी कंट्री में फिलहाल एजुकेशन मिनिस्ट्री है, ये जब राजीव गांधी जी थे उससे पहले भी इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री ही बोला जाता था। तो राजीव गांधी ने इस मिनिस्ट्री का चेंज करके ये ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यानी कि HRD मिनिस्ट्री इसका नाम कर दिया गया था। पर लेकिन फिर से अभी फिलहाल यहां पर जब यहां पर प्रेजेंट गवर्नमेंट पावर में आई तो इनके द्वारा इसका नाम चेंज करके फिर से एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। एक तो ये बात याद रखेगा, पहले एजुकेशन जो था वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसको आज की डेट में कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है। जो हमारे संविधान में 7 जो शेड्यूल है, 7वां शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट होती हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो पहले ये स्टेट लिस्ट में होता था, पर लेकिन 42वां संशोधन करके संविधान में 1976 में इसको लाया गया यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर में। तो जिसके चलते आज के में सेंट्रल और स्टेट दोनों इसके ऊपर लॉ बना सकते हैं। हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप लोग बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले हमारी कंट्री में जो निकल कर आई होती 1968, ठीक है। उसके बाद में 86 आई और आज के में 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी आई। ये 3rd एजुकेशन पॉलिसी थी हमारी कंट्री की। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों से कहीं भी क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है। अब न्यूज के बारे में बात करते हैं। हमारी कंट्री के जो मिनिस्टर हैं एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, इनके द्वारा एक अभी यहां पर न्यूली कंस्ट्रक्टेड जो बिल्डिंग है यहां पर हैदराबाद के अंदर रीजनल सेंटर ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी, ठीक है। तो ये है यहां पर आप लोगों को देखने को मिला। तो ये बेसिकली रीजनल सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेगा हिंदी को लेकर। टारगेट यहां पर ये बोला गया कि हमारे संविधान में जो 8वां शेड्यूल है उसमें टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो उसको बोला जा रहा है कि इंपावर करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों तक जो लैंग्वेज है उसको अच्छे से यहां पर पहुंचाया जा सके। तो उसी का पार्ट इसको बोला गया है। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश किया गया था 1960 में, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको पहले आप लोग HRD मिनिस्ट्री बोलते थे, अंदर आते हैं, रन किया जाता है यहां पर केंद्रीय हिंदी संस्थान मंडल के द्वारा। जो इंस्टीट्यूट है मेनली कंडक्ट करता है कई सारे
प्रोग्राम जैसे कि एक्टिविटीज जो होती हैं टीचर्स के लिए, ट्रेनिंग, रिसर्च, प्रमोशन, इसी के साथ में जो भी यहाँ पर एक तरीके से प्रोपगेशन होता है वो हिंदी जो एक तरीके से जो हिंदी है, ठीक है, उसको नेशनल और इसी के साथ में इंटरनेशनल लेवल पर इनके हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट करने का काम यहाँ पर किया जाता है। सेंटर इसका आगरा में है, जो कि 8 रीजनल सेंटर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये है इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। अगर कोई भी क्वेश्चन बने तो एक तरीके से माइंड में हल्की सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि रिसेंटली अभी लैंग्वेज को लेकर कई सारी चीजें न्यूज में है। तो 8वां शेड्यूल हमारे संविधान का, उसमें 22 लैंग्वेज है, ये बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है क्वाड की मीटिंग के बारे में। तो क्वाड जो है बेसिकली 4 कंट्री आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अगर इसको मैप में आप लोग देखिएगा तो यहां पर इंडिया हो गया, सॉरी यहां पर यूएसए हो गया, यहां पर इंडिया हो गया, ये हो गया यहां पर जापान और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो 4 कंट्री मिलकर चाइना को टैकल करने की कोशिश यहां पर कर रही है। और अब यहां पर जो यूएसए के फॉरेन सेक्रेटरी है उनके द्वारा ये बात डायरेक्ट बोल भी दी गई है, ठीक है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आखिर न्यूज में किस लिए है। जो क्वाड है यहां पर, इसकी रिसेंटली अभी एक मीटिंग हुई जापान के अंदर। जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, वहां पर आप लोगों को इसकी मीटिंग देखने को मिली। सारी कंट्री यानी कि चारों की चारों कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कई सारी बातें यहां पर डिस्कस की गई हैं। इसमें यह भी बोला गया कि आने वाले टाइम में डिफेंस जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी भी मीटिंग देखने को मिलेगी। पेंडेमिक के साथ में सारे कैसे एक साथ मिलकर लड़ सकते हैं, और कैसे जो भी यहां पर एरिया है खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में अगर बात करें तो फ्री, ओपन और इंक्लूसिव यहां पर एक तरीके से मेंटेनेंस यहां पर रखना एक तरीके से अगर चाइना रोकता है तो कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि उसको टैकल यहां पर किया जाएगा। तो ये सेकंड क्वाड मीटिंग आप लोग यहां पर अभी इसकी देखने को मिली। तो इंपॉर्टेंट है यहां पर काफी ज्यादा, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में यहां पर जो यूएस है वो चाह रहा है कि क्वाड मीटिंग को एक तरीके से जो क्वाड ग्रुप है इसको डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे लेकर चला जाए, ठीक है। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट छोटी सी इंफॉर्मेशन जो कि कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में बन जाती है, इंडिया और यूएसए का 2+2 डायलॉग। तो 2+2 डायलॉग है जो इंडिया और यूएसए का, ये इंडिया और यूएसए के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आपस में यहां पर मिलते हैं। यानी कि हमारी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर और यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर मिलते हैं यहां पर। तो ये आगे आने वाले टाइम में इसी मंथ में आप लोगों को यहां पर ये चीजें देखने को मिलेगी। यानी कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है कि 2+2 डायलॉग इंडिया और यूएसए के बीच में अगर अभी देखने को मिले तो इसके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आगे न्यूज में आएगा, फिर इसको भी कवर कर लूंगा। आगे चलता हूं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है सेकंड वर्ल्ड कॉटन डे के बारे में। कॉटन को आप नॉर्मली हिंदी में कपास के नाम से भी जानते हैं। तो ये 7 अक्टूबर को यहां पर देखने को मिलता है। अगर बात करें इनिशिएटिव जो था ये 4 कंट्री का था, इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं नॉर्मली। ये 4 कंट्री यहां पर बेनिन, बुर्किना फासो, चड और माली। तो अफ्रीकन कंट्री आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, जिनके द्वारा यहां पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होस्ट किया गया 7 अक्टूबर 2019 में वर्ल्ड कॉटन डे। इंपॉर्टेंट बात क्या यहां पर, इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि ये सेकंड डे अब की बार सेलिब्रेट किया जा रहा है। इससे पहले 2019 में सेलिब्रेट किया गया था। तो इसीलिए यहां पर इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा यहां पर बढ़ जाती है, क्योंकि अभी रिसेंटली ये डे क्रिएट किया गया है। तो चारों जो कंट्री है, आज आप लोग यहां पर एक मैप बेस्ड क्वेश्चन हो गया। आप लोग चारों कंट्री को जाकर देखिएगा मैप में कहां पर है, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, इसको जाकर एक बार देखिएगा आप लोग। तो ये जो है बेसिकली कोलैबोरेट किया गया था यहाँ पर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूनाइटेड नेशन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसी के साथ में यूएनसीटीएडी यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो ये देखने को मिली। और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर आईटीसी, और इसी के साथ में इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी यानी कि आईसीएसी। फिर से एक बार सुन लीजिए, सबसे पहले यहां पर तो ये अब की बार सेलिब्रेट किया गया है, 4 कंट्री के नाम याद रखना। ये सेकंड टाइम अब की बार सेलिब्रेट किया गया। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, इसी के साथ में यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी, इनके द्वारा मिलकर यहां पर ये डे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। इसी के साथ में जो ऑब्जेक्टिव रहता है इंपोर्टेंस, यानी कि क्या क्या जो महत्व है यहां पर जो कॉटन होता है उसका, वो ग्लोबल कम्युनिटी को समझाने की कोशिश की जाती है। 75 कंट्री है अक्रॉस द 5 कॉन्टिनेंट, जहां पर काफी बड़ा रोल प्ले किया जाता है। जो भी यहां पर आज के डेट में कपास उगाते हैं, किस तरीके से वो जॉब क्रिएट करते हैं, इकोनॉमी को कैसे फायदा पहुंचाते हैं। खासकर कई सारी लीस्ट डेवलप कंट्री है, यानी कि जो अच्छे खासे लेवल पर डेवलप नहीं है, वहां पर कॉटन की जो है काफी इंपोर्टेंस आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसके बारे में, क्योंकि हमारी कंट्री में भी अगर आप लोग बात करें, आप लोगों ने सुना होगा ज्योग्राफी में पढ़ाया भी जाता है आप लोगों को कि रिगुर या फिर ब्लैक सॉइल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, खासकर साउथ इंडिया में। तो ये जो मिट्टी है इसमें कपास उगाई जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार आप लोगों से बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर उस टाइम पर जब आप लोग कई बार अपने आप खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। एक दुखद खबर है यहां पर, ये
ये पर्टिकुलर एक हीरोइन है हमारी कंट्री में, हीरोइन है नहीं मतलब थी, इनकी डेथ हो गई रिसेंटली अभी, जो कि कीटो डाइट फॉलो कर रही थी। तो कीटो डाइट ने इनकी बॉडी को इतना नुकसान पहुंचाया कि इनका किडनी फेलियर देखने को मिला, जिसकी वजह से यहां पर इनकी जान चली गई। तो ये जो हीरोइन है इनके द्वारा जो कीटो डाइट फॉलो की गई, नॉर्मली कीटो डाइट में क्या होता है, तो ये एक एवरेज है आप लोगों के सामने कि फैट जो होता है बेसिकली यहां पर 75%, ठीक है, प्रोटीन जो होता है 20% और जो बाकी का जो कार्ब्स होता है 5%। तो इस तरीके से बेसिकली एक डाइट प्लान की जाती है जिसको फॉलो करना होता है अपना फैट लॉस करने के लिए। तो यहां पर जो ये अभी एक्ट्रेस थी, यहां पर इनका नाम था यहां पर मिष्टी मुखर्जी, 27 ईयर ओल्ड थी, यहां पर बंगला, तेलुगु और कई सारी हिंदी मूवीज इनके द्वारा की गई थी। तो बेंगलुरु के अंदर रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई, क्योंकि ये जो डाइट फॉलो कर रही थी उसकी वजह से इनका किडनी फेलियर देखने को मिला। तो जिसके चलते यहां पर जो कीटोजिन जो डाइट है, जो यहां पर कीटोजेनिक जो डाइट है, उसकी वजह से यहां पर ये प्रॉब्लम सामने निकल कर आई, क्योंकि ये वेट लॉस की डाइट नॉर्मली मानी जाती है। तो सबसे बड़ी बात तो यहां पर ये है, अगर कोई भी आप लोग किसी भी तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं नॉर्मली अपनी लाइफ में, उसको चेंज करना चाहते हैं काफी लार्ज स्केल पर, एक तो ये बोलूंगा कि उसको ड्रास्टिक तरीके से एक बार चेंज मत कीजिए। अगर आप लोग अपनी लाइफ में जैसे कि वेट लॉस करना चाहते हैं या फिर कोई वेट बढ़ाना भी चाहते हैं, कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं, तो उसको एक पैटर्न में लेकर चलिए। ये मत सोचिए कि अलादीन का चिराग है, आज घिसे और कल एकदम खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो ये वेट चढ़ा है ना आप लोगों की बॉडी पे, ये टाइम टू टाइम चढ़ा है। तो लॉस भी इसको टाइम टू टाइम ही आप लोगों को एक पेशेंस रखकर करना पड़ेगा। अगर आप लोग सोचेंगे कि रातों रात में खत्म हो जाएगा, तो फिर कई बार ऐसी दुर्घटना सामने निकल कर आती है। यहां पर ये जो बेसिकली यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये क्या किया जाता है नॉर्मली हमारी बॉडी में, जो यहां पर देखिए हर एक तरीके की आप लोगों ने देखा होगा, जब बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, तो ये पूरी एक बैलेंस डाइट लेने के लिए बोली जाती है बॉडी को। पर लेकिन जब आप लोगों को अपना फैट लॉस करना होता है या फिर वेट लॉस करना होता है, तो उस टाइम पर आप लोगों को सारी चीजें जो है वो घटा दी जाती हैं। बेसिकली फैट का मतलब क्या है, आप लोग ये समझिए, आप लोगों की बॉडी में कितनी कैलोरी जा रही है। मान लीजिए आप लोग की बॉडी में 500 कैलोरी आप लोग डेली भेज रहे हैं, ठीक है, और आप लोग उसमें से जो खर्च कर रहे हैं, आप लोग खर्च कर रहे हैं डेली 400 कैलोरी, बाकी की 100 कैलोरी जो है आप लोगों की बॉडी में स्टोर होगी आज, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर आप लोगों ने किया, ये 400 जो हो गई, ये सॉरी जो 100 बची थी ये 200 हो गई, फिर अगले दिन ये 300 हो गई, फिर 400 हो गई। तो ऐसे ऐसे करके आप लोगों की बॉडी में जो कैलोरी है वो स्टोर होती रहती है फैट की फॉर्म में, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग का जो फैट बढ़ता रहता है। अगर आप लोग अपनी जो लाइफ है वो एक्टिव नहीं रखेंगे, तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कीटो डाइट है जो 95% जो बेसिकली कैलोरीज है वो फैट से निकल कर आती है। मान लीजिए आज की डेट में आप लोग खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग की बॉडी जो एनर्जी लेगी, जो आप लोग की बॉडी का फैट है उसमें से एनर्जी लेगी, वो 6% यहां पर प्रोटीन और 4% यहां पर कार्ब्स वगैरह फॉलो किए जाते हैं। हालांकि इसके कई सारे वर्जन देखने को मिलते हैं, तो बॉडी के हिसाब से अलग अलग वर्जन सामने निकल कर आते हैं। नॉर्मली एक एवरेज जो वर्जन माना जाता है 70 to 80% यहां पर फैट से ली जाती है। यहां पर जो कैलोरीज 5 to 10% कार्बोहाइड्रेट और 10 to 20% प्रोटीन देखने को मिलता है। ये एक एवरेज आप लोगों को मैं बता रहा हूं यहां पर। तो इसीलिए हर एक बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है, आप लोगों की बॉडी पे फैट अलग होगा, आप लोगों का एक तरीके से जो एक डाइट लेने का एक अलग क्राइटेरिया होगा, किसी और का कुछ और क्राइटेरिया होगा। तो पहले अपनी बॉडी के सारे जो भी पैरामीटर हैं उनको चेक कीजिए, उसके बाद में कोई भी स्टेप उठाइए, अगर कोई ऐसा स्टेप आप लोग उठाना चाहते हैं। क्योंकि जितने आराम आराम से बॉडी पर फैट गया है, उतने ही आराम आराम से उसको लॉस होएगा, तभी वो नेचुरल तरीके से होगा। अगर आप लोग उसकी स्पीड बढ़ाना चाहेंगे तो बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को जरूर मिलेगी। कई सारी डिफिशियंसी यानी कि कमी आप लोगों को इसकी वजह से बॉडी में नजर आती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, स्पेशली जब विटामिन की बात कर रहा हूं तो यहां पर बात की जा रही है A, D, E, K, जो ये विटामिन है काफी इंपोर्टेंट है। मिनरल्स इसी के साथ में जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये जो डाइट होती है ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस यानी कि एक दबाव भी आप लोगों को देखने को मिलेगा आप लोग की किडनी के ऊपर, जिसकी वजह से आप लोग की जो बॉडी है वो ढंग से फंक्शन करना बंद कर देगी। किडनी में आप लोग स्टोन यहां पर देखने को मिलेंगे और इसकी वजह से कई बार अगर लंबे समय तक ये चीजें चलती रही तो किडनी फेलियर आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, आप लोग बॉडी को अगर किसी भी तरीके से फैट लॉस करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर प्लान के थ्रू इसको लेकर चलिए, ठीक है। और अपनी बॉडी को क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो चेक कीजिए, क्योंकि हर एक इंसान की डाइट भी अलग रहती है। तो किसी और ने इसका काम कर दिया, यानी कि सामने वाला बंदा 5 घंटे सो रहा है तो मुझे भी 5 घंटे ही सोना है, ये बिल्कुल सही नहीं है। पर हाँ ये है कि अगर 6 से 7 घंटे एवरेज आप लोग नींद रखें तो अच्छा रहेगा। तो ये नहीं कि सामने वाला ऐसा काम कर रहा है तो मुझे भी ऐसा ही करना है। आप लोग अपनी बॉडी को अपने हिसाब से मैनेज कीजिए और अपनी बॉडी की जो बेसिकली बॉडी क्लॉक है उसको समझने की कोशिश कीजिए। बॉडी क्लॉक मतलब आप लोगों की बॉडी में किस टाइम भूख लगती है, किस टाइम आप लोग जगते हो, किस टाइम सोते हो। आप लोग अगर बॉडी क्लॉक को समझोगे तो आप लोग ये सारी चीजें समझ पाओगे अच्छे से।
नेक्स्ट जो न्यूज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, बेसिकली इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री की जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है उसके द्वारा कुछ स्टेप उठाए गए हैं, तो उसके बारे में यहां पर बातें की जा रही है। देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो हमारी कंट्री में है, ये बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखती है, यानी कि जो भी आप लोगों के व्हीकल वगैरह होते हैं उनके बारे में बात करती है। उनसे जो एमिशन होता है, यानी कि जो भी उनसे जो पोल्यूशन वगैरह निकलता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश यहां पर की जाती है। अब इसको जो ट्रैक्टर होते हैं खेतों में यूज किए जाते हैं उसके ऊपर भी एप्लीकेबल करने की बात की जा रही है अक्टूबर 2021 से। यानी कि खासकर जो ट्रैक्टर हो गया, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो गए, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल, यानी कि रोड बनाने वाले या फिर कोई बिल्डिंग बनाने वाले, बांध बनाने वाले जो व्हीकल होते हैं, आखिर उनमें भी इसी तरीके से जो आप लोग ये तेल यूज करते हैं उससे भी यहां पर कुछ ना कुछ यहां पर एक पॉल्यूशन देखने को मिलता है, तो उनके ऊपर भी यहां पर एप्लीकेबल ये किया जाएगा। ठीक है, तो जो नॉर्म्स है यहां पर ये ट्रैक्टर वगैरह पे अक्टूबर 2021 और बाकी के जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल है उन पे ये होंगे अप्रैल 2021, यानी कि इन पे थोड़ा सा और पहले से हो जाएंगे। तो हमारी कंट्री में अगर ये नॉर्म्स आप लोगों को इस पर्टिकुलर एरिया में इंप्लीमेंट करने हैं ताकि जो पॉल्यूशन इनकी वजह से जो होता है पॉल्यूशन वो कम हो जाए, तो इसके लिए यहां पर मिनिस्ट्री के द्वारा नोटिफाई किया गया अमेंडमेंट करने के लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989। ठीक है, तो ये जो रूल है यहां पर हमारी कंट्री का सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989, इसके तहत सेपरेट एमिशन नॉर्म एग्रीकल्चर जो मशीनरी है उसको लेकर यहां पर ऐड किए जाएंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर ट्रैक्टर हो गया, पावर टिलर या फिर कंबाइन जो हार्वेस्टिंग मशीन हो गई या कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो गए, तो इनके लिए अलग से चीजों को ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग ये चीजें तो जानते हैं, देखिए ऑलरेडी हमारी कंट्री में जो फार्मर है उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, बहुत सारे किसान जो है सुसाइड कर लेते हैं, प्रॉपर सारी चीजें देखने को नहीं मिलती उनके पास में। तो अगर बाहर की कंट्री में आप लोग जाएंगे ना, जैसे यूएसए हो गया फिर दूसरी कंट्री, वहां पर एग्रीकल्चर जो फार्मर है वो फार्मर नहीं है, वो एक तरीके बिजनेसमैन है, उनके पास कई सौ एकड़ जमीन होती है और वहां पर सारा काम जो किया जाता है मशीनों के द्वारा किया जाता है। पर ये पॉसिबल नहीं है हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री में जो जमीन है वो जमीन एक तरीके से प्रॉपर्टी की तरीके से उसको इस तरीके से देखते हैं जैसे कि इज्जत बेइज्जती वाली बात, यानी कि एक तरीके से हाई प्रोफाइल सोशल स्टेटा, एक तरीके सोशल एक स्टेटा जो होता है खासकर सोसाइटी में जो स्टेटस जो होता है वो उसके साथ में जुड़ा हुआ है। आप लोग तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, शादी करने जब भी जाता है तो ये पूछा जाता है कि भैया आपके लड़के के हिस्से में कितनी जमीन आती है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है तो ये काफी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करती है हमारी कंट्री में। तो इसी के चलते खासकर जो एग्रीकल्चर है वो प्राइवेट सब्जेक्ट आज के में देखने को मिलता है। तो हमारी कंट्री में अगर कोई कंपनी आती है, कोई बांध बनाना है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो उसमें भी काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है एज कंपेयर टू चाइना के कंपेयर में। तो कई सारी ये बातें खैर अपनी जगह है, पर लेकिन हमारी कंट्री के जो फार्मर है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे बड़ी ही दयनीय कंडीशन में है। तो इसी के चलते देखते हैं कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो बोला जा रहा है कि ये जो एमिशन नॉर्म्स है हमारी कंट्री में भारत स्टेज 4 से भारत स्टेज 5 यहां पर एग्रीकल्चर ट्रैक्टर और अदर इक्विपमेंट के लिए भी आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये है इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेकिन पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है उससे रिलेटेड, या फिर आप लोग बोल सकते हैं मैप के पॉइंट ऑफ से ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। अभी हमारी कंट्री जो यानी कि इंडिया के द्वारा अभी यहां पर एक तरीके से रेस्पेक्ट पे किया गया है। जो कुवैत के जो लीडर थे अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, तो उसके चलते यहां पर रेस्पेक्ट पे किया गया। तो यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं क्या बात बोली गई है। तो यहां पर जो ये नाम था जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई, इनका नाम याद रखिएगा। नाम याद क्या रखिएगा, थोड़ा लंबा नाम है। बात की जा रही है यहां पर सब अल अहमद अल जबर अल सब। तो 1929 से लेके 2020 तक यहां पर इनका टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को देखने को मिला। ये जो कुवैत के एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी लीडर, इसी के साथ में कमांडर ऑफ कुवैत आर्मी फोर्स काफी लंबे समय तक रहे यहां पर 2006 से लेके अब तक का, जब तक इनकी डेथ हुई है। तो एक मोनार्क थे यहां पर, एक तरीके से जो कहते हैं कि सबके हाथ में एक तरीके से जो कंट्रोल होता है सारा, तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं तो कंट्री का मोस्ट पावरफुल ऑफिस होता है जो इन्हीं के कंट्रोल में यहां पर था। इनके हेड थे कंट्री के। ठीक है, कुवैत जो है यहाँ पर ये एक वेस्टर्न एशिया की कंट्री है जो सिचुएटेड आप लोगों को देखने को मिलेगी कहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर ये पर्टिकुलर रीजन। आइए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है, आप लोग ढंग से कनेक्ट कर पाएंगे। ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग आएंगे पर्टिकुलर मैप की साइड में, कुवैत की साइड में, तो यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ ओमन। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमन से आप लोग होते हुए फिर यहां पर पहुंचेंगे पर्शियन गल्फ के अंदर और फिर यहां पर आप लोगों को कुवैत देखने को मिलेगी। तो ये वाली कंट्री है कुवैत, जो है दो कंट्री के साथ में बॉर्डर टच करती है। एक साइड में हो गया सऊदी अरेबिया और दूसरी साइड में हो गया इराक। तो इसके बीच में एक कंट्री है और ये एक लैंड लॉक कंट्री नहीं है। ठीक है, बाकी थोड़ा नीचे आएंगे तो बहरीन हो गया, कतर हो गया, ये कंट्री भी आप लोग हल्का सा आइडिया के बारे में रख सकते हैं। ये हो गया यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसमें आबू धाबी हो गया और यहां पर दुबई हो गया। ठीक है, तो ये इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रखिएगा। यहां पर ओमान हो गया और यहां पर हो गया यमन। तो ये मैप बेस्ड है बेसिकली, तो ये इसके बारे में बात की जा रही है, तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं आप लोग इसके बारे में।
ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से दो तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में। बात की जा रही है यहाँ पर हमारी कंट्री में जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है वो अर्जुन मुंडा जी के अंदर में है, तो इनके द्वारा यहाँ पर अभी पाकुर हनी, तो यहाँ पर पाकुर हनी जो है 100% नेचुरल हनी है, ये मल्टी फ्लोरल यानी कि अलग अलग फूल से फ्रेश जो यहाँ पर फॉरेस्ट फ्रेश आप लोग यहाँ पर ये हनी देखने को मिलेगा। ये जो हनी है यहाँ पर गैदर जो किया जाता है ये ट्राइबल कम्युनिटी है संथाल, ठीक है, संथाल जो कि काफी वनरेबल, इसी जो कि यहाँ पर इसी के साथ में काफी वनरेबल, यहाँ पर दूसरा जो है इनका नाम है फहादिया, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली कम्युनिटी ट्राइबल जी हैं। आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा कि ये कहां पर पाई जाती हैं, तो संथाल और इसी के साथ में फहादिया, ठीक है। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी झारखंड में आप लोगों को नॉर्मली यहां पर जो इसके बारे में न्यूज है, झारखंड में भी ये ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है। तो इनके द्वारा जो प्रोडक्ट है जो यहां पर इकट्ठा किया जा रहा है शहद, तो उसके बारे में यहां पर ये न्यूज है। तो यहां पर पाकुर हनी इसका नाम बोला गया है। तो कल काफी सारी आप लोगों को चीजें इसके अंदर देखने को मिलेगी। गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, इसी के साथ में यहां पर एंटीसेप्टिक विटामिन, न्यूट्रिशन, एंजाइम, ठीक है, अदर हर्बल प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। बोला जा रहा है कि नो अदर सुपर फूड कैन प्रोवाइड, यानी कि जैसी ऐसी चीजें प्रोवाइड करा रहा है ऐसा कोई दूसरा सुपर फूड भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा कि प्रोवाइड करा दे। तो नॉर्मली आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और यहां पर जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है झारखंड के बारे में, ठीक है। झारखंड जो था बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। किस ईयर में ये राज्य बनाया गया था ये जाकर आप लोग सर्च कीजिएगा, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है ये बैंकिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है और कई बार इकोनॉमी में भी यहां पर चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती हैं जिसके बारे में आगे बात करूंगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। दिनेश कुमार जो खा रहा है हमारी कंट्री में नया चार्ज अभी इनको मिला है। हमारी कंट्री में जो एसबीआई जो सबसे लार्जेस्ट बैंक कंट्री का माना जाता है उसके चेयरमैन ये बन गए हैं। तो इससे पहले कौन थे यहाँ पर, रजनीश कुमार थे जिनको रिप्लेस करेंगे। 3 साल के लिए यहाँ पर इनको अपॉइंट किया जा रहा है। तो कौन यहां पर इनकी अपॉइंटमेंट करता है, तो BBB यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो, फिर से सुनिए बैंक बोर्ड ब्यूरो, तो इनकी अपॉइंटमेंट करता है। तो दिनेश जो यहां पर दिनेश कुमार आप लोग DKK के नाम से भी इनको बोल सकते हैं, DKK, ठीक है। तो ये जो पर्सनैलिटी यहां पर ये एसबीआई के चेयरमैन बन रहे हैं। तो ये काफी बड़ा रोल प्ले इनके द्वारा किया गया जब हमारी कंट्री में बैंक को मर्ज किया गया, यानी कि जो 5 एसोसिएट बैंक हमारी कंट्री में मर्ज किए गए, जिसमें 5 एसोसिएटेड बैंक कौन से थे, बैंक ऑफ हैदराबाद आप लोगों को देखने को मिला, बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, बैंक ऑफ त्रिवेंकोर और बैंक ऑफ मैसूर, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर बैंक यहां पर मर्ज किए गए। इसी के साथ में भारतीय महिला बैंक जो हमारी कंट्री में बनाया गया था वो भी यहां पर अप्रैल 2017 में इसके साथ में मर्ज कर दिया गया है। तो ये आज की डेट में सबसे बड़ा बैंक है हमारी कंट्री में जब आप लोग यहां पर बैंक को देखते हो। तो एसबीआई जो है हमारी कंट्री में ये एक तरीके से जो इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक भी आप लोग बोल सकते हैं, जिसका हेडक्वार्टर ये कहां पर है, मुंबई में है, ठीक है। तो मल्टीनेशनल यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारी ही कंट्री में है, ये बाहर की कंट्री में भी आपको इसकी ब्रांच देखने को मिल जाएगी। तो इसके बारे में याद रखिएगा। इसी के साथ में इसके बारे में एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर आज की डेट में हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे बैंक हैं जिनको जो नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है। जो टर्म उसके लिए यूज की गई है वो जरूर आप लोग याद रखिएगा। इसको बोला गया है DSIB, ठीक है। तो यहां पर इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया डोमेस्टिकली, ठीक है। यहां पर डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली जो इंपॉर्टेंट बैंक है ये बोला गया है, यानी कि हमारी कंट्री के डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट बैंक है उनके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो 3 बैंक के नाम आप लोग यहां पर याद रखिएगा। एक तो हो गया SBI, दूसरा हो गया आप लोगों के सामने ICICI, तीसरा हो गया HDFC, ठीक है। तो ये 3 बैंक है हमारी कंट्री में जिनको DSIB का दर्जा दिया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चन फ्यूचर में आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। तो इनके लिए बोला जाता है टू बिग टू बी फेल, यानी कि इतने बड़े बैंक हैं ये फेल नहीं होंगे। कंट्री की इकोनॉमी को संभालने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है बड़े बड़े बैंक होना। नेक्स्ट यहां पर जो न्यूज है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी यानी कि INBN, तो इनकी एक बायलैटरल एक्सरसाइज देखने को मिली जिसको बोंगो सागर के नाम से जाना गया, एक्सरसाइज बोंगो सागर। तो यहां पर कहां पर देखने को मिली, यहां पर इसका दूसरा संस्करण यानी कि इसका सेकंड एडिशन आप लोगों को देखने को मिला नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। तो यहां पर पहला एडिशन जो था इसका 2019 में था, अभी दूसरा एडिशन इसका 2020 में देखने को मिला है। तो इसका मतलब यह है कि एक तरीके से एनुअल एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इसका नाम है यहां पर बोंगो सागा। तो एम क्या था इसको डेवलप करने के लिए, ताकि इंटरऑपरेबिलिटी एंड द जॉइंट ऑपरेशन इसके लिए यहां पर देखने को मिले हमारी कंट्री की जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है, और खासकर जो ऑपरेशन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में देखने को मिलते हैं। आप लोग एक बार यहां पर बांग्लादेश देखिए, हमारी कंट्री का अगर सबसे ज्यादा कोई बॉर्डर टच करता है तो वो है बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा बॉर्डर टच करता है। और कौन कौन से राज्य हैं यहां पर बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर टच करते हैं, ये वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम, मेघालय, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा त्रिपुरा और मिजोरम। तो हमारी कंट्री के टोटल मिलाकर 5 राज्य ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर टच करते हैं, वेस्ट बंगाल,
आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो याद रखना वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो 5 राज्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर टच करते हैं, और सबसे ज्यादा बॉर्डर टच हमारा बांग्लादेश के साथ ही यहां पर किया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो हमारी कंट्री की जो नेवी है, हमारी कंट्री की जो एक तरीके से नेवी है, वो यहां पर बांग्लादेश के साथ में मिलकर काम करेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर कि आगे चलकर कैसे हम लोग एक दूसरे को समझ पाते हैं। इसी के साथ में थर्ड एडिशन जो INBN, ये यहां पर कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जिसको कोरपेट का बोला गया है, ये नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी के चलते ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी यहां पर आएगी, और इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन जिसको IMBL बोलते हैं, इसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। कोई और आकर कोई उल्टी सीधी हरकतें तो नहीं कर रहा है। तो यहां पर कोरपेट जो है वो एक तरीका मेजर है, ताकि कंडक्ट किया जाए कि एक तरीके से अनलॉफुल एक्टिविटी यहां पर रोकी जा सके, यानी कि कोई और आकर यहां पर उल्टी सीधी एक्टिविटी कर रहा है इस पर्टिकुलर रीजन में, तो उसको रोका जा सके। बेसिक पर्पज आप लोगों को यहां पर इसका ये देखने को मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट आप लोग इसको न्यूज बोल सकते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर बन सकते हैं। इसके साथ में कि कहां पर ये किसके बीच में एक्सरसाइज देखने को मिली। ठीक है, तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्सरसाइज देखने को मिली बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, और सेकंड एडिशन यानी कि दूसरा संस्करण था इसका ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है, खासकर आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में कोविड-19 की वजह से जो तबाही चल रही है, तो काफी सारी कंट्री ऐसी हैं जहां पर भूखमरी पड़ने ज्यादा स्टार्ट हो गई है, और जो भूखे लोग हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, जो कि कोविड-19 के चलते लास्ट 20 साल में सबसे ज्यादा देखने को यहां पर मिल रही है। कोविड-19 के चलते सारी जो सर्विसेज थी वो डिसरप्ट यहां पर हो गई। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहां पर ये बातें बोली गई है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहां पर जो रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें बोला गया यहां पर पोवर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि पोवर्टी एंड ये जो शेयर प्रोस्पेरिटी जो रिपोर्ट है किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहां पर ये प्रस्तुत की जाती है, और ये बायएनुअल आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि 2 साल में एक बार ये इसका डेटा इकट्ठा किया जाता है बेसिकली प्रस्तुत करने के लिए। पोवर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी 2020 जो है ये रिवील कर रही है, बता रही है यहां पर कैसा आगे आने वाले टाइम में कंडीशन देखने को मिल रही है। कोविड-19 के चलते से ग्लोबल लेवल पर कितनी ज्यादा गरीबी बढ़ रही है, कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ रही है। आप लोग ये समझिए, किसी एक घर में कोई एक ही पर्सन कमाने वाला था, कोविड-19 की वजह से उसी की जॉब चली गई है, अब वो घर कैसे चलेगा, तो भूखे मर जाएंगे लोग वहां पर। तो कंडीशन कैसी आप लोग को देखने को मिलेगी। या फिर सैलरी पहले जो थी इनकी थी 30,000 रुपए, अब घटाकर उसकी 5,000 रुपए कर दी है। अगर कोई किराए पर रह रहा है तो आप लोग सोचिए कैसे उसकी जिंदगी चलेगी। तो काफी ज्यादा टफ हो गई है लाइफ, अगर इस तरीके से आप लोग इसको कंपेयर करते हैं। तो यहीं पर ही ये बातें बोली जा रही है, थोड़ा सा आइडियाज के बारे में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट जो न्यूज है हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो क्या क्या बातें की जा रही है इसके बारे में थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, यानी कि RBI जो है हमारी कंट्री में स्टैब्लिश किया गया था। स्टार्टिंग में कोलकाता में आप लोगों को देखने को मिला था जब स्टैब्लिश किया गया था, फिर आगे चलकर चीजें चेंज हुई, तो आज के डेट में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को मुंबई में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या क्या बातें हैं इंपोर्टेंट, तो यहां पर अभी न्यूज में क्यों है ये बातें थोड़ी समझ लेते हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है M राजेश्वर राव को एज ए डिप्टी गवर्नर, यानी कि डिप्टी गवर्नर यहां पर इनको बना दिया गया है M राजेश्वर राव को। तो इसका मतलब क्या था कि पोस्ट खाली पड़ी थी, जी हां बिल्कुल सही है। NS जो विश्वनाथन है उनकी पोस्ट खाली पड़ी हुई थी, मार्च में उनके द्वारा अपनी पोस्ट छोड़ दी गई 3 महीने पहले ही, जो उनका टाइम ड्यूरेशन होने वाला था। ठीक है, तो RBI के अंदर 4 डिप्टी गवर्नर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो 2 तो ये विद इन द रैंक आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और बाकी के जो आप लोगों से जो कमर्शियल साइड से जो इकोनॉमिस्ट वगैरह हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड बात की जा रही है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप लोगों से बात करूं तो सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का, ठीक है, जो कि खासकर मनी सप्लाई को मेंटेन रखने का काम करते हैं। मुंबई में हेडक्वार्टर है, 1935 में इसको बनाया गया था अंग्रेजों के टाइम पर, और आज की डेट में शक्तिकांत दास जो है हमारी कंट्री में गवर्नर है। 100% स्टेट ओनरशिप है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी बेसिकली 100% ओनरशिप के साथ में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है हमारी कंट्री में वो डिसाइड करती है कि किस तरीके का हमारी कंट्री में आज के डेट में इन्फ्लेशन रहना है, MPC जिसको आप लोग बोलते हैं। 2016 में ये कमेटी हमारे द्वारा स्टैब्लिश की गई थी ताकि हमारी कंट्री की पॉलिसी को ढंग से समझा जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को नजर आती हैं चीजें। इसी के साथ में जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं 20 मेंबर आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। गवर्नर हो गया, 4 डिप्टी गवर्नर हो गए, 4 डायरेक्टर हो गए, एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर्स हो गए वो 10 हो गए, बाकी यहां पर जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल नॉमिनी है एक यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर 1 4 5 हो गए, 5 और 4 9 और 1 10 और 10 ही हो गए, तो टोटल मिलाकर 20 जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। ऐसे भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाते हैं। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, जो कि काफी इंपोर्टेंट है।
तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। कई बार हिस्ट्री जैसे पूछ ली जाती है, जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया, तो 1935 से लेकर 1949 तक ये चीजें ऐसी चलती रही। बाकी आगे चलकर फिर यहां पर हम लोगों ने इसको प्रॉपर वे में नेशनलाइज किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंप्लीटली ओन कर लिया गया था।